देखिए, कोरोना तो एक ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी ग्रुप है वायरसेस का, तो उनका नाम कोरोना वायरस है। और ये जो फैमिली है कोरोना वायरस की, ये गाय बगाए ये अपना सर उठाती रहती है, और इसकी एक एग्जांपल सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और बहुत सारी और वायरसेस। और ये पिछले कई दहाइयों से, कम से कम 90 साल से ये दुनिया में मुख्तलिफ औकात में नमूदार होती रही हैं। और ये जो अभी वायरस है जिसको हम कोव 19 कहते हैं, क्योंकि 2019 की दिसंबर 11 को मनबरे आम पे आई, और ये वुहान जो कि एक बहुत बड़ा शहर है चाइना का, हिबी प्रोविंस का, वहाँ से ये सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ। मिस्टर ली का, जो कि एक फूड मार्केट के करीब ही रहते थे, और उनमें ये देखा गया कि ये वायरस आई है। और ये वायरस 2 कोरोना वायरसेस को मिल के बनी, यानी कि म्यूटेट हुई एनिमल्स में। और एनिमल्स में वो हो सकता है चमगादड़ हो सकती है, स्नेक हो सकते हैं, कोई अ, बंदर हो सकते हैं, क्योंकि चाइना में ख़ासकर वुहान जो शहर है, वहाँ भी ये सारे जानवर, जैसे हम मुर्गियाँ खाते हैं, वो ये खाए जाते हैं। और जब ये खाए जाते हैं तो वहाँ फार्मिंग भी होती है, और वहाँ उन उन जानवरों को बेचा भी जाता है, मार्केट्स में भी मौजूद होते हैं, और उनको ज़ाहिर है हैंडल भी करते हैं ये लोग चाइनीज़। तो इसलिए ये फिर वहाँ से आदमियों से ह्यूमन्स में मुंतकिल हुई, जिसको हम स्पीशीज़ स्विच कहते हैं, कि जानवरों से, ममेलियन जानवरों से ये इंसानों में लगी, और इंसानों में लगने के बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई। और इस वक़्त ये अनफॉर्च्यूनेटली सबसे पहले इन्हें चाइना को लपेट में लिया, चाइना की तमाम सूबों में ये मौजूद हुई, और उसके बाद चाइना से ये एक्सपोर्ट होके इटली चली गई, और इटली में इसने बहुत सारे केसेस कर दिए, और फिर इस वक़्त ये 150 से ज़्यादा ममालिक में ये इसने काफ़ी हद तक प्रॉब्लम और तबाही की हुई है, और अब अनफॉर्च्यूनेटली उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। अनफॉर्च्यूनेटली कोरोना, क्योंकि ये नया चैलेंज है दुनिया को, तो इस क्योंकि ये अभी चंद महीनों पुराना चैलेंज है, तो इसकी इतनी जल्दी वैक्सीनेशन भी बनाना मुमकिन नहीं है, और इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो इसकी ज़्यादातर सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, लेकिन एक मिसपरसेप्शन सोसाइटी में पाया जाता है, और वो ये है कि कोरोना जिसको हो गया वो उसके लिए डेथ वारंट है, यानी कि वो उससे मर जाए। ऐसा नहीं है। कोरोना के 97 से ज़्यादा फ़ीसद लोग बिल्कुल बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के रूबसेहत होते हैं। सिर्फ़ 3% से कम मोर्टेलिटी है, और वो उन लोगों में है जो कि उम्र रसीदा हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, या वो सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं, या वो शुगर के मरीज़ हैं, या वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या कि यानी उनको कोई और कोमॉर्बिडिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत का करने का काम है, वो तो वो कर रही है, और उसको और मुयस्सर बनाना चाहिए कि जहाँ पे एंट्री पॉइंट हैं, जहाँ पे इन इलाकों से लोग आ रहे हैं बाय एयर या बाय रोड, वहाँ पे उनको क्वारंटाइन किया जाए, चेक किया जाए, उनके टेस्ट किए जाए, और फिर उनको अलाउ किया जाए मुल्क में एंट्री। ख़ासकर जिनमें अलामात हैं, और अलामात इसकी आमतौर पे खुश्क खांसी है, बुखार है, और उसके बाद छाती में दर्द है, और फिर इसकी साँस लेने में दुश्वारी है इन मरीज़ों को। और अगर ये अलामात हैं, तो ये सिस ख़ासकर उनमें ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो उनको क्वारंटाइन करना ज़रूरी होगा, और उनके टेस्ट करके उनको आगे उनके ख़ानदानों में या लोगों में उनको जाने की इजाज़त देनी चाहिए। और बाकी जो इनफ़रादी तौर पे हमें करना है कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 95% मुसलमान हैं, और प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। हमें जो हम कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, वो सफाई हमारी निस्फ़ ईमान हमारी ज़िंदगियों में आ जाए तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। हाथों को हमें धोना चाहिए साबुन से, और 20 सेकंड के लिए धोना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि नाखूनों के अंदर भी हम धो रहे हैं। नाखून काट के रखने चाहिए, आजकल वैसे भी हेल्थ हाइजीनिक यही है। और हाथों को धोते वक़्त पिछला हिस्सा भी धोया जाए, वेब स्पेसेस भी धोए जाएँ, और उसको 20 सेकंड तक पानी से धोते रहें। और उसके बाद उसमें तौलिया ना इस्तेमाल किया जाए,
उसको वैसे ही खुश्क होने दिया जाए। और अगर आपको पानी मुहैया नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड कोई ना कोई आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें 1-2 कतरे, तो उससे भी काफ़ी हद तक कोशिश करें आप अननेसेसरी अपने चेहरे को टच नहीं करें। आप अपने अगर आपको खाँसी हो रही है तो डायरेक्ट खाँसी ना करें, आगे एल्बो कर लें अपने मुँह के, तो ताकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए एक दूसरे को लगती है। और अगर आप समझते हैं कि कोई मरीज़ बाहर से आया है और उसमें अलामात हैं, तो उस मरीज़ को ज़रूर मास्क पहनना चाहिए। या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज़ जो कि एक्सपोज़ होते हैं मरीज़ों से, उनको प्रोटेक्शन हर किसी को मास्क पहनने की मेरा ख़्याल है कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़ के जो है कि आप मुसलमान हैं, हम सब पे नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हुई है और नमाज से पहले वज़ू ज़रूरी है। तो हम अगर रेगुलरली वज़ू करेंगे, अपना चेहरा धोएंगे पानी से और हाथ भी जो एक्सपोज्ड एरिया उनको धोएंगे, तो वो भी बड़ी एक मुयस्सर हिकमत अमली होगी कि और नमाज पढ़ के ज़ाहिर आप दुआ करेंगे अपने लिए और मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि अल्लाह ताला इस आफ़त को जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और लोगों की कीमती ज़िंदगियाँ बची रहें। तो करने वाली ज़ात तो यही है कि अल्लाह ताला है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, अपनी एफ़र्ट होनी चाहिए कि हम बहुत केयरफुल रहें कि ये ज़्यादा ना फैले। और फिर जो इसमें चूरन बेचने वाले हैं, अपना टोटके वाले हैं, और इन टोटकों पे यकीन ना करें, क्योंकि ये यकीन करने के अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं डेवलप हो पाई, कोई इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसकी ज़्यादातर सपोर्टिव ट्रीटमेंट है और ज़्यादातर हमें एम्फेसिस होना चाहिए इसको प्रिवेंट करने से रादर देन ट्रीट करने। देखें, आई विश के गर्मी गर्मी के आने से हमें ये उम्मीद हो कि ये ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको ख़त्मी तौर पे बिल्कुल नहीं कह सकता। ये मुमकिन है कि हो जाए, क्योंकि हम भी, हमारे लिए भी एक डॉक्टर्स के लिए भी नया एक्सपीरियंस है और रोज़ कोई ना कोई हम नई चीज़ देख रहे हैं। हमारा ख़्याल था कि ये सिर्फ़ कोरोना वायरस साँस में निकल के दूसरों को साँस में से मुंतकिल होती है। लेकिन अभी रिसेंटली हमें पता चला कि कोरोना वायरस आपके पेशाब में भी चली जाती है जिन मरीज़ों को कैरी कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ये गर्मी की जब शिद्दत होगी तो ये ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब सदर्न हेमिस्फीयर है दुनिया का, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड है, ये वहाँ भी केसेस हुए क्योंकि वहाँ तो गर्मी थी। जब यहाँ पे दिसंबर जनवरी में हम सर्दी में मुब्तला थे, वो गर्मी में मुब्तला थे, लेकिन वो उस गर्मी में भी केसेस काफ़ी हुए शिद्दत की गर्मी में। तो इसलिए इट इज़ अनलाइकली कि ये गर्मी सिर्फ़ आने से ही ख़त्म हो जाए। मेरा ख़्याल है कि ये जो चाइना में केसेस कम हो रहे हैं, कहीं चाइना में रोज़ के 8 से 10,000 केसेस एक वक़्त था कि रिपोर्ट हो रहे थे। अब वो तकरीबन डबल डिजिट में आ गए हैं, 90-100 केसेस रह गए हैं। जो उसकी वजह ये है कि उनको एक हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। जिनको एक दफ़ा ये कोरोना वायरस हो जाएगी, उनमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोज़्ड रही है, इसलिए उनमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उनको एक वैक्सीनेशन की बेनिफिट मिल गया है कि उनको, इसलिए वो डाई डाउन हो रही है वहाँ पे। तो अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क, हमारे मुसलमान बहन भाई और पूरी दुनिया इससे महफूज रहे और अल्लाह करे कि ये बहुत जल्दी एक हिस्ट्री का हिस्सा बने। पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और गरीब मुल्क है। हमारी कोई ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैटेगराइज़ होता है। तो ज़ाहिर है हमारे पास वो वसाइल तो नहीं हैं जो चाइना के पास हैं, जो इटली के पास हैं, जो अमेरिका के पास हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है जितने हमारे पास वसाइल हैं उस हिसाब से हमने काफ़ी इधर डेवलप कर लिया। पीसीआर का टेस्ट मौजूद है वेरियस लेबॉर्ट्रीज़ में कि अगर किसी को शक है तो वो उससे देखा जा सकता है। इसी तरह जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने पहने हैं, ख़ासकर डॉक्टर्स, नर्सेज़, पैरामेडिकल ने, वो भी इम्पोर्ट कर लिए गए। तो इससे ज़्यादा अल्लाह करे कि ये ना हो, क्योंकि इससे तो बहुत बहुत बड़े मुल्क भी आज़माइश में पड़ गए हैं। और इटली जैसा मुल्क जो कि जिनका हेल्थ केयर सिस्टम हमसे कई गुना मुअस्सर है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि वेंटिलेटर किसको लगाएँ, किसको ना लगाएँ।
क्या चूज़ करें कि कौन ज़िंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे कि हम पे ये चीज़ आए, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है। कोरोना के अलावा जो मरीज़ हैं उनका ये हालात हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में कि एक बेड पे 2-2 3-3 हैं। तो ये तो आइसोलेशन इसमें बहुत ज़रूरी है, और नेगेटिव प्रेशर चैम्बर्स में आइसोलेशन ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे वसाइल के मुताबिक इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। देखें, मेरी गुजारिश होगी तमाम उन बहन भाइयों से जो नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुब्तला हैं कि हर खांसी हर नज़ला ज़ुकाम कोरोना नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं, कंसर्न हैं कि ये कोरोना ना हो, तो वो हरगिज़ किसी हॉस्पिटल का रुख ना करें, हरगिज़ किसी क्लिनिक का रुख ना करें। उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को भी एक ख़तरे में डाल रहे हैं हॉस्पिटल जाने में और बीमारियाँ लगने में, इंक्लूडिंग कोरोना। और वो हॉस्पिटल में भी इतना रश हो जाएगा कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और बीमारियों का मुकाबला करना हॉस्पिटल के लिए आगे ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि वो टेली मेडिसिन के ज़रिए टेली कंसल्टेशन करें, डॉक्टर से ज़रूर बात करें थ्रू इंटरनेट, और टेक्नोलॉजी का यूज़, ख़ासकर टेली मेडिसिन का यूज़ इसमें बहुत मुअस्सर है, बहुत मुअस्सर टूल है। उसके ज़रिए आपसे मरीज़ की अलामात डॉक्टर पूछ सकता है, मरीज़ को मुकम्मल उसका एग्ज़ामिनेशन कर सकता है, वो मुंह खोल के गला दिखा सकता है। ऐसे औज़ार हैं जो कि आप इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल करके, टंग डिप्रेसर वगैरह कि आप लाइट से, कैमरा, हर एक के पास स्मार्टफ़ोन है, वो स्मार्टफ़ोन की लाइट से अपनी आँखें दिखा सकता है, अपने अलामात बता सकता है। तो मोस्टली 90% तो वहीं पे काम ठीक हो जाएगा। अगर फिर डॉक्टर चाहे कि कोई टेस्ट हो, तो वो टेस्ट का भी उनके घर से ब्लड सैंपल लिया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से एक तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, एक अपने आप को किसी खतरे में एक्सपोज़ नहीं करना पड़ेगा, और हॉस्पिटल के लिए भी ये ज़्यादा मुयस्सर होगा कि वो टेली मेडिसिन के ज़रिए इलाज करें। ठीक है। देखिए, हमारे बहुत सारे इदारे टेली मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनमें एक इदारा इंस्टा केयर है जो कि होम बेस्ड कंसल्टेशंस दे रहा है इस सिलसिले में, और उन्होंने केपीके में बहुत अच्छा काम किया है, और मैं इसको इनकरेज करूँगा, और गवर्नमेंट को भी इनकरेज करूँगा कि ऐसे इदारों की सरपरस्ती करे और ऐसे इदारों को इस्तेमाल करे ताकि टेली कंसल्टेशन हो। और इसी तरह इन्हीं को इस्तेमाल करके इन इदारों को ये चीज़ आउटसोर्स भी की जा सकती है कि अगर किसी का प्यारा इस वक्त कोरोना में मुब्तला है और वो हॉस्पिटल दाखिल है, तो ज़ाहिर है उनके रिलेटिव चाहेंगे कि उसको मिलें, उसको देखें, उसको हाथ लगाएं, उसकी तीमारदारी करें। तो वो भी वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर सकते हैं कि उससे बात भी कर सकते हैं उस मरीज़ से वो देख भी सकते हैं उसको, और वो मरीज़ उनको देख सकता है। तो उससे एक बहुत बड़ा हौसला मरीज़ को भी होगा, रिश्तेदारों को भी होगा। तो मैं समझता हूँ इंस्टा केयर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अल्लाह करे कि हम उससे मरीज़, हमारे डॉक्टर्स और गवर्नमेंट भी उनसे भरपूर फ़ायदा